हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पाइथन के इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में, कैसे ये काम करता है। सबसे पहले कि आजकल आपने देखा होगा कि पाइथन बहुत फेमस लैंग्वेज है, क्योंकि इसका यूज़ हर एक फील्ड्स में हो रहा है, वेब डेवलपमेंट में और ज़्यादातर मशीन लैंग्वेज, आर्टिफिशियल लैंग्वेज में भी इसका यूज़ हो रहा है। तो इसका यूज़ होने का एक जो प्रमुख कारण है उसमें है कि बहुत इजी लैंग्वेज है, एज ए इंग्लिश ट्रीट होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं और कंपेयर करते हैं इसको जावा से कि कैसे ये और लैंग्वेज से इजी है। ठीक है, प्रिंट हेलो। ठीक, इसे रन करवाएंगे तो ये आपको हेलो लिख के देगा। अगर मैं इसी कोड को, देखिए एक लाइन में ये कोड हो गया है। ठीक है, अगर मैं इसी को जावा में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? मुझे क्लास, क्योंकि जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और दोनों को यूज़ कर सकते हैं, प्रोसीजरल और फंक्शनली। ठीक है, दोनों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू मेक दी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। देखिए क्लास, ये है जावा क्लास। देख लेते हैं एग्जाम्पल। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे स्ट्रिंग आर्क्स, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो। ये भी हेलो देगा और इसका आउटपुट भी हेलो ही देगा, लेकिन हाँ दोनों को ही देखिए क्लास नेम से आपको जो फाइल्स है उसे सेव करनी पड़ेगी। इसकी भी कोई फाइल सेव करनी पड़ेगी, उसे भी हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल डॉट पी वाई, क्योंकि इसका एक्सटेंशन पी वाई होगा, और इसका एग्जाम्पल डॉट जावा। ठीक है, ये कंपाइलेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद रन करना पड़ेगा। ये डायरेक्टली आपकी रन हो जाएगी, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, ये आपकी कंपाइलेशन इसमें होगा। अब देखिए इसमें 1 लाइन ऑफ कोड, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 लाइन ऑफ कोड, तो इसलिए ये इजी कही जाती है। दूसरी जो इसकी बहुत अच्छी खासियत है, डायनामिकली टाइप्ड। और कोई लैंग्वेज ऐसे नहीं जो डायनामिकली टाइप्ड हो। ठीक है, और भी होती है जैसे, ठीक, उसमें भी जो भी जावास्क्रिप्ट। लेकिन अब देखिए, अगर मैं यही कोड यहाँ पे अगर लिखूँ i = 10, ठीक है, और i = अनिल, मैंने वेरिएबल लिया। वेरिएबल क्या होता है? गेम नेम रेफर्स टू ए वैल्यू, या नेम in which name given to the container or the memory in which the value is stored, that is known as variable। यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया जहाँ पे 10 वैल्यू को स्टोर किया गया। फिर उसी i को मैंने क्या लिया, उसमें स्ट्रिंग को क्या किया है, इसमें स्टोर किया है। यहाँ पे तो ये इंटीजर बन जाएगा, यहाँ पे आते ही ये i क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। समझ रहे हो? मुझे कोई चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी वेरिएबल्स को। स्ट्रिंग जहाँ पे मैंने कहीं पे अगर मैंने इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया है तो इंटीजर, अगर मैं फ्लोट वैल्यू को i = 10.3 फ्लोट बन जाती। अगर मैं इसी को यहाँ पे लिखूँ तो मुझे क्या करना पड़ता है? इंटीजर i = 10, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग, और मुझे दूसरा वेरिएबल लेना पड़ता है यहाँ पे j = अनिल।
दूसरा वेरिएबल है उनको, क्योंकि वो पहले ही यूज़ हो चुका है, क्योंकि वहाँ आपको कंपाइल टाइम यहाँ पे चेकिंग होती है, यहाँ पे आपकी रन टाइम डायनेमिकली टाइप्ड मीन्स जो भी रिजोल्यूशंस होगा या रेफर्स होंगे, ठीक है, वो आपके डायनेमिकली सॉल्व होंगे, ठीक है। यहाँ पे डायनेमिकली रन टाइम में सॉल्व हो रहा है डेटा टाइप, यहाँ पे कंपाइल टाइम में मेमोरी को असाइन हो गया कि अब कंपाइलर जानेगा कि कौन सी वैल्यू को स्टोर किया गया है। और कोई लैंग्वेज होती, जावा में हम एग्जांपल लेकर कि मैंने इंटीजर, तब कंपाइलर को पता लग रहा है कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू, तो उसने मेमोरी असाइन कर दी है। और दूसरे में क्या किया, स्ट्रिंग i = अनिल, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने कंपाइलर को बताया है कि मैं स्ट्रिंग स्टोर करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे कोई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया, जहाँ पे मन चाहा मैंने इंटीजर ले लिया, जहाँ पे चाहे फ्लोट ले लिया। हाँ, एक चीज़ है कि जब मैं लेटेस्ट वैल्यूज़ को लेगा, जो सबसे आखिरी वैल्यू होगी वो यहाँ पे लेगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले क्या करेगा, अगर यहाँ पे मैंने लिखा i, तो डिस्प्ले ये लास्ट वाला ही करेगा जो सबसे लेटेस्ट होगा, क्योंकि पहले कन्वर्ट किस में, देखिए रन टाइम में कन्वर्ट क्या कर रहा है, इंटीजर, फिर दूसरी बार किस में करना है, स्ट्रिंग में, फिर तीसरी बार जब वेरिएबल तो है, क्योंकि मेमोरी यही लोकेशन है कि कंटेनर है, तो वहाँ पे एक ही वैल्यू जाएगी, तो वहाँ पे आपको फ्लोट वैल्यू को जा रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं, अभी आगे देखेंगे कि क्यों यूज़ होगी, कि डायनेमिकली टाइप्ड है, ठीक है, ये बता दिया, इजी लैंग्वेज है, ठीक है। दूसरा तीसरा एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, यू डू नॉट नीड टू इंस्टॉल दी थर्ड पार्टी, देखिए थर्ड पार्टी को भी सपोर्ट करता है, ठीक है, लेकिन बहुत एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है। तो प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स वहाँ पे मिल जाते हैं, फंक्शनल मिल जाते हैं, जो आपके फंक्शनैलिटी को, जो प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऊपर से वास्ट कम्युनिटी है, ठीक है, ज़्यादातर अब जगह पाइथन का यूज़ हो रहा है। पाइथन का कहाँ का यूज़ हो रहा है, यूट्यूब के कई बैकएंड्स कंपोनेंट में इसका यूज़ किया जाता है पाइथन का, ऐसे इंस्टाग्राम के बैकएंड में कहीं यूज़ किया जाता है, ड्रॉबैक्स के में इसका यूज़ किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं या वेब एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे इसका यूज़ किया जा रहा है। और बेसिकली आजकल AI में, क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, ठीक है, और यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, लिख के छोड़ दीजिए, बहुत ईजी लैंग्वेज, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन दी AI। तो बहुत जो आजकल मशीन लैंग्वेज में जावा का भी यूज़ होता है, सी का भी यूज़ होता है, लेकिन एक्सटेंसिवली पाइथन का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज। अब देखिए ये कैसे कंपाइल होता है और कैसे कन्वर्ट होता है। देखिए सबसे पहले जब पाइथन को हम इंस्टॉल करते हैं तो उस समय सी पाइथन इसके संग जो इंटरप्रेटर जो कह सकते हैं, ठीक है, जो इसको लार्ज तरीके से देखता है, वो भी इसके संग लोड होता है। और जो सी पाइथन है वो बेसिकली सी लैंग्वेज में बना हुआ है। जब वो इंस्टॉल होता है सी पाइथन तो प्री कंपाइल्ड आपका वो मशीन लैंग्वेज में ही इंस्टॉल हो जाता है। और जब हम देखिए अब मैंने जैसे यहाँ पे लिखा py, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सोर्स कोड है। सोर्स कोड मीन्स कि जिस लैंग्वेज में हम लिखेंगे जो ह्यूमन रीडेबल हो, जो ह्यूमन समझ सकता हो, उसे सोर्स कोड कहेंगे। और आपका जो कंप्यूटर समझता है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, हाई लेवल नहीं समझता, मशीन लैंग्वेज समझता है। अब जब मैंने इसको सोर्स कोड है, सोर्स कोड किस में से, सोर्स कोड। अब सी पाइथन क्या करेगा, सी पाइथन यहाँ पे लिख देता हूँ, सी पाइथन, सी इसको क्या करेगा, कंपाइल करेगा, इंटरप्रेट करेगा, क्योंकि लाइन बाय ये इंटरप्रेट, बस ये है कि ये इंटरप्रिटेशन करता है, लाइन बाय लाइन पढ़ता है, जबकि यहाँ पे कंपाइलेशन होता है, पूरे कोड को एक बार में ही कंपाइल करके कंपाइल कर देता है, ठीक है। यहाँ पे लाइन बाय लाइन्स होगा, ये करता है किस में, बाइट कोड में चेंज करता है, बाइट कोड, ठीक है, या ओपी कोड, इसमें ओपी कोड होते हैं, ठीक है, इसमें चेंज कर देता है सी पाइथन, ठीक है। अब ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट नहीं तो इंडिपेंडेंट। अब इसको किसी भी इसे तभी क्रॉस प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है, कि किसी भी प्लेटफॉर्म में आप इसको रन कर सकते हैं जिसमें सी पाइथन या फिर
PY होगा, ठीक है, या C साइथन CYTH, वो अलग से कंपाइलर इंटरप्रेटर आते हैं जो अभी बताऊंगा कि वो क्या करते हैं, ठीक है। इसके संग जब आप और पाइथन को इंस्टॉल करते हैं इसकी वेबसाइट में जाके org python.org, ठीक है, तो वहाँ पे इसके संग बाय डिफ़ॉल्ट यही आता है इंटरप्रेटर, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ये C लैंग्वेज में है और प्री कंपाइल्ड ये मशीन लैंग्वेज में होता है, तो ये बाइट कोड जब यहाँ पे OP कोड होता है तो अब ये क्या करता है, इसको ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी प्लेटफॉर्म में चल जाएगा, आपका विंडोज़ में भी चल जाएगा, लाइनक्स में भी चल जाएगा, ठीक है, iOS में भी, ठीक है, और ठीक है लाइनक्स यूनिक्स में भी आपके उस प्लेटफॉर्म में भी चल जाएगा। अब ये बाइट कोड, अब इसके बाद जब C पाइथन में इसमें होता है पाइथन वर्चुअल मशीन, ठीक है। C पाइथन ही, क्योंकि इसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें मेमोरी मैनेजमेंट होता है, ये मेमोरी मैनेजमेंट देखता है कि आपके पूरी मेमोरी को स्मूथली रन करने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट करता है और गार्बेज कलेक्शन भी करता है कि जो भी रेफरेंस के थ्रू कि जो कोड बहुत देर तक नहीं चल, कितनी बार उसको कॉल किया गया उसको देखता रहता है, और जो ज़्यादा कॉल नहीं हो रहा है, जीरो में आ जाता है, तो उसको वहाँ से मेमोरी से हटा देता है। अब ये क्या करता है C पाइथन, ये भी आपका इसी का ही एक पार्ट है, ठीक है। C फंक्शंस को कॉल करता है, ये PVM C फंक्शंस को कॉल करता है, ठीक है। OP कोड को पढ़ने के लिए C फंक्शंस को कॉल करता है, क्योंकि C लैंग्वेज में C फंक्शंस को, और ये प्री डिफाइंड क्या है तुम्हारे मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। अब जब ये इसको, या C कोड कह सकते हैं इसको, C कोड इसे रीड करता है, इसे कन्वर्ट नहीं करता मशीन लैंग्वेज में, इसको रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, C फंक्शन के थ्रू, कि इसको OP कोड को रीड करते रहता है। अब जो C फंक्शन, क्योंकि मैंने बताया जब ये इंस्टॉल होता है तो मशीन लैंग्वेज होता है, तो ये तुम्हारे कंपाइल्ड होते हैं किसमें, मशीन लैंग्वेज में। अब जो आपका CPU है, CPU क्या करता है, इस C कोड को एग्जीक्यूट करता है। ये बाइट कोड चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो पाइथन वर्चुअल मशीन है, जो C फंक्शंस हैं, वो OP कोड को रीड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं अपनी ओर से, ठीक है। अब यही फंक्शन, क्योंकि ये तुम्हारा इंस्टॉल होता है किसी मशीन कोड में, ये जो कोड हुआ है वो CPU रीड करता है और आपको आउटपुट देता है। इस प्रकार से ये इंटरनली इसका आर्किटेक्चर है कि ये कैसे काम कर सकता है। अब देखिए, अगर आप इसके C पाइथन को यूज़ नहीं करना चाहते तो एक PY आता है या साइथन आता है, वो क्या करता है वो आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो बाइट कोड को किस में चेंज करता है, मशीन कोड में चेंज करता है, जबकि C पाइथन किस में चेंज कर रहा है, आपका चेंज नहीं कर रहा, OP कोड को यहाँ पे C फंक्शन के थ्रू या C कोड के थ्रू इस कोड को रीड करता है या एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब ये C कोड तुम्हारा मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि C लैंग्वेज में बना जो उसका कंपाइलर होता है GC, वो इसको कन्वर्ट करता है इसी को, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज में इसको रीड एग्जीक्यूट ये कर रहा है, और इसको कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, CPU कर रहा है। ये C कोड को CPU एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। ये मशीन कोड है, इसको CPU एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये डिफरेंस है। अब इजी, मैंने पहले ही बताया सबसे इजी लैंग्वेज है। क्यों इजी लैंग्वेज है, आपको एक लाइन में और इसमें कोड कम लिखना पड़ता है, ठीक है। हाँ, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है, आपको डिबगिंग आसानी से हो जाती है, इसलिए आपकी ज़्यादा फेमस इस समय हो गई है AI में क्योंकि आर्टिफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, वहाँ पे आपको यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बन जाए, तो इसलिए वहाँ पे जावा का भी यूज़ होता है, C का भी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादा पाइथन का भी यूज़ हो रहा है। और मैंने बता दिया कहाँ कहाँ, यूट्यूब में इसमें कई कंपोनेंट्स को बनाने में इसका यूज़ हुआ, इंस्टाग्राम में यूज़ हुआ, ड्रॉपबॉक्स में यूज़ हुआ, स्पॉटिफाई में इसका यूज़ हुआ, कई जगह इसका यूज़ हो रहा है, ठीक। और क्रॉस प्लेटफॉर्म, किसी प्लेटफॉर्म में इसको रन कराया जा सकता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोसीजरल लैंग्वेज की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और जो मेन डिफरेंस कि आप वेरिएबल्स को ले रहे हैं, तो वेरिएबल्स को आपको प्री डिफाइंड आपको डेटा टाइप्स देने नहीं पड़ते, रन टाइम ये उसको ऑप्टिमाइज करता है डायनेमिकली टाइप्ड होता है,
और लैंग्वेज में मैंने डिफरेंस बता दिया, कितना लंबा कोड लिखना पड़ रहा है एक ही को इंस्टॉल, एक हेलो लिखने के लिए 7 लाइन का, यहाँ पे आपको 1 लाइन का कोड पढ़ना। और मैंने वेरिएबल्स भी बता दिए कि वेरिएबल्स अगर आप इसमें यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कंपाइल टाइम डिबगिंग होती है, ठीक है, वहाँ पे चेक होता है, और यहाँ पे रन टाइम डायनेमिकली टाइप्ड होता है। इसलिए ये इजी लैंग्वेज है, ठीक है। ये था बेसिक आर्किटेक्चर, और आने वाले जो फ्यूचर्स इसके एक सीरीज़ चलेगी पाइथन की, उसमें हम बताते जाएंगे, शुरू से ही पूरे चैप्टर्स को इंक्लूड करेंगे, ठीक है, किसमें क्या क्या तुम्हारे वेरिएबल्स हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पूरे इसका कोर्स एक लेके चलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।